चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस समय आप टाइम देख रहे हैं उसी समय आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आप सभी अपने बच्चों का स्वागत करता हूं अपने बिकम टॉपर यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे सारी चीज़ों की क्लास दी जा रही है, जैसे हर एक चीज़ की क्लास दी जा रही है। अभी फ़िलहाल में 12th की हम लोगों ने चालू कर दी, लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग लेके आने वाले हैं 10th की क्लासेस भी। और एक दिन में मैथ के 2 वीडियो मिले, जैसा आप सभी जानते हैं। और कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया था वेक्टर के बारे में। मैंने आपको ये पढ़ाया कि वेक्टर का कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, कैसे दो वेक्टर को प्लस कराते हैं, कैसे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराते हैं। मैंने बताया था जो उनके कोफिशिएंट होते हैं उनका ही सिर्फ मल्टीप्लाई और या प्लस होता है और बाकी कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा, उसके बाद हम सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है सबको। ये अगर समझ में आ गया तो आप आने वाली कई सारी प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर लोगे, जो कि मेरे हिसाब से या एक्सपर्ट के हिसाब से भी क्या हमेशा और हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके लिए आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। हमेशा क्या होता है बेटा, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी क्या अक्सर पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, क्या पूछा जाता है कि कहता है कि अगर दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है, कहता है एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर और दूसरा दिया है बी वेक्टर। इनको कहा जाता है ये दोनों क्या है, ये दोनों है कोलीनियर। क्या है? कोलीनियर। कोलीनियर बोल दिया जाए, हिंदी में बोल दिया जाए संरेख है। क्या है? संरेख है। तो इनके लिए बेटा शर्त होती है, इनके लिए क्या होता है, तो इनके लिए बेटा शर्त क्या होती है कि अगर जैसे, तो इनके लिए शर्त ये होती है ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलीनियर तभी होंगे जब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। अब बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि अगर ए वेक्टर का कुछ वैल्यू होगा, मतलब का कुछ एक फंक्शन होगा, तो अगर बात हम करें इसका क्या है पोजीशन वेक्टर, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर और प्लस A3 वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर क्या होगा बेटा, बी वेक्टर होगा B1 I कैप प्लस B2 J कैप, यह है J कैप और ये है K कैप, ठीक है। J कैप प्लस B3 K कैप। ये तो आप जानते हैं ये वेक्टर हमने मान लिए, क्या कहिए, हमने मान लिया कि ये वेक्टर है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है लिखा क्या है। अच्छा, यहाँ पर बेटा लैम्डा क्या है, तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा एक अचर संख्या है। क्या है? अचर नंबर है, या इसे बोलते हैं क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अब बड़े ध्यान से समझेंगे, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर तभी होंगे जब ए वेक्टर कोफिशिएंट बी वेक्टर, ठीक है। तो जरा यहाँ पे समझेंगे, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा कि आप ए वेक्टर ये ले लिया और बी वेक्टर ये ले लिया, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर का ये जो आपको लिखा हुआ है, जो सारे जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं, अगर इनके सारे कंपोनेंट, अगर इसके सारे कंपोनेंट का कुछ मल्टीप्लाई हो, जैसे हमने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू आप ले लो 1 ले लो, लैम्डा इक्वल टू तुमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। इसका कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। ए वेक्टर इज इक्वल टू तुमने लिया आई कैप प्लस 2 J कैप और प्लस 3 K कैप, ओके, ये ले लिया, ठीक है। आपने बी वेक्टर इज इक्वल टू ले लिया 2 I कैप प्लस 4 J कैप और प्लस 6 K कैप। अब देखो आई वेक्टर हो गया ये और बी वेक्टर हो गया ये, सही है। ए वेक्टर हो गया ये और बी वेक्टर हो गया ये। बेटा अब इसे जरा कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में क्या आएगा, ध्यान से देखो। ये नहीं लिखा हुआ ए वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी, हमने कह दिया कि ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं संरेख हैं। ये दोनों क्या हैं? संरेख हैं। तो बेटा अगर आप कहो कि सर जी संरेख है, तो संरेख की जो कंडीशन होती है ये हमने क्या लिखी है बेटा, हमने लिखा है कंडीशन। क्या लिखा है? कंडीशन। कि मतलब क्या कंडीशन आ जाएगी तो आप बोल दोगे कि दो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं या संरेख हैं। चेक कैसे करोगे? चेक करने के लिए क्या करना होता है, ए वेक्टर क्या है तो यही रखोगे, ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर। तो बेटा ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर लिखा हुआ है आई कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप लिखा हुआ है, इज इक्वल टू बी वेक्टर क्या है, लैम्डा बी वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर है 2 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 6 K कैप। जहाँ पर लैम्डा लगा हुआ है ना, लैम्डा क्या आ सकता है, तो जरा पे ध्यान देना। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कॉमन क्या है तीनों में, सर जी कॉमन है यहाँ पे 2, क्या है कॉमन 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा I कैप प्लस 2 J कैप
प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू कितना कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। बच्चों जरा बहुत गौर से देखो, ये नहीं लिखा हुआ है ए कैप और ये भी ए कैप, सॉरी ए वेक्टर और ये भी, देखो ये और ये बराबर नहीं है, बताओ ये और ये आपस में बराबर नहीं है, तो यही लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जो ए वेक्टर कंपोनेंट हो या पोजीशन वेक्टर हो, तो ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, इसकी सीरीज क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और लैम्डा जब मैंने कहा था कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है, आ गया 2 और उसके बाद फिर देखो वही है। तो मतलब कहने का कि जो ए वेक्टर का मान हो उसमें अगर कुछ गुणा कर दें तो ए ही वेक्टर आ जाए, मतलब वही बी वेक्टर का मान हो, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे, समझ गए। तो इस प्रकार से कुछ, ये था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर। जो मैंने कॉमनली ये देखो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3, ये देखो सेम टू सेम बिल्कुल वही है, बस जो ये है वही ये है और बस मल्टीप्लाई का अंतर होता है, समझ गए। तो यहां पे आपको समझ में ये आया कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम ए वेक्टर में कुछ गुणा कर दें, कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो वो बी वेक्टर बनेगा। तो वही कह रहा है ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर, या ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ए वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर। समझ गया कि नहीं समझ गए, बात समझ में आ गई, ये भी आप लिख सकते हो। तो संरेख होने के लिए समझ में आया क्या चाहिए, तो संरेख होने के लिए चाहिए आपको कि एक वेक्टर दिया हो और दूसरा वेक्टर दिया हो। अब देखो ध्यान समझना, अगर बेटा यहां पे ये देखो हमने मान लिया इसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था, इसका कोफिशिएंट क्या था, 2। तो अगर बेटा हम लैम्डा इज इक्वल टू दूसरे का कोफिशिएंट मतलब b1 अपॉन अगर a1 कर दें तो कितना आ जाएगा, ये है 2 और ये 1, तो 2 नहीं आ जाएगा। लो लैम्डा कितना है, लैम्डा भी तो 2 ही तो है, लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान है 2। तो यहाँ से क्या चीज़ प्रूव होती है, यहाँ से चीज़ प्रूव होती है कि अगर दूसरे वाले वेक्टर के पहले कोफिशिएंट का, आई कैप वाले कोफिशिएंट का अगर पहले वेक्टर के आई वाले कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाता है, तो लैम्डा आ जाता है, समझ गए। अगर आपको लैम्डा फाइंड करना हो तो आप ऐसे भी लैम्डा फाइंड कर सकते हैं, समझ गए। अब देखो बात, हमने तो एग्जांपल समझाया, बात करते हैं इसकी फार्मूला कैसे बनेगा। इसको हटा दे, इसको करना है, जो इसको करना है वो कर सकता है, हटा दे। देखो फार्मूला कैसे बनेगा, अब देखो तो आपको पता चल गया। तो अगर ये दोनों संरेख कब होंगे, ये दोनों संरेख तभी होंगे जब ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर की है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप इज इक्वल टू, अगर लैम्डा और अगर ये क्या b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, अगर ये हो जाए, क्या हो जाए, इसकी वैल्यू अगर इससे हम कुछ कॉमन ले लें, अगर ये स्थिति सदी तो ये स्थिति सदिश, ये पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर, इसका कॉमन लेने के बाद अगर इज इक्वल हो जाए तो ये दोनों कैसे होंगे, संरेख होंगे। और अगर बोल दिया जाएगा कि ये दोनों क्या है, कोलिनियर है, संरेख है, तब आपको इस प्रकार से रखना है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो जाएगा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा के सबके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 लैम्डा प्लस आई कैप b2 लैम्डा जे कैप और प्लस b3 लैम्डा के कैप। अब बताओ, अब देखो ये इज इक्वल टू ये है, तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों आपस में समान सदिश होंगे, तभी तो एक दूसरे के इज इक्वल में लिखे हुए हैं भाई। इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो अगर ये इज इक्वल टू ये लिखा है तो ये कब लिखा जाता है, ये तभी लिखा जाता है जब ये और ये क्या हो, समान सदिश हो। तो मैंने कहा था समान सदिश मतलब कोई भी इक्वल वेक्टर तभी हो सकता है जब ए का आई का कोफिशिएंट आई के बराबर हो, जे का जे के बराबर हो और के का के के बराबर हो। तो बराबर होगा तभी तो बराबर लिखा है, तो क्या हो जाएगा, आई a1 इज इक्वल टू b1 लैम्डा, a2 इज इक्वल टू b2 लैम्डा और a3 इज इक्वल टू b3 लैम्डा। बेटा अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल टू a1 अपॉन b1। यही तो मैंने बताया था कि अगर a1 अपॉन अगर आप b1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। बात समझ में आई, जो मैंने बताया था कितना सही है, बहुत समझ में आ गई। तो वहां से आपको मैंने एक ओवरव्यू ये दिखाया कि अगर आपको संरेख करने के लिए, अगर आप कोलिनियर करने क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ जैसे दो ऐसे करके दो दे दिए जाए, कहा जाए इसको बताओ कोलिनियर है या नहीं है, प्रूव करिए कि
टू दैट वेक्टर इज कोलिनियर और नॉट, तो क्या करेंगे आप, तो करेंगे ये वेक्टर रखो इज इक्वल टू ये वेक्टर रखो। तो देखो कि दोनों में किसी में कॉमन कुछ आ रहा है, अगर कुछ कॉमन आ के दोनों वेक्टर बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैसे हैं, कोलिनियर हैं। और अगर नहीं हो रहा है तो कोलिनियर नहीं है। और अगर बोल दिया गया कि दोनों कोलिनियर हैं और क्या करो, हमें लैम्डा की वैल्यू बताओ या हमें ए की वैल्यू पूछा गया, हमें बी की वैल्यू पूछा गया, तब क्या करोगे, तो आप ऐसे रख के निकाल लोगे। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो कोलिनियर की बात हो गई, अब देखो आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट जो करना हो कर सकता है, वरना हट गया। ठीक, अब देखो आगे क्या मैंने आपको बताया था, मैंने आपको डायरेक्शन रेशियो के बारे में, दिक् अनुपात के बारे में नहीं बताया था। तो अगर देखो लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है A1 i कैप प्लस A2 j कैप और प्लस A3 k कैप, ये होता है कि नहीं होता है। अगर बेटा अगर इसके हम पोजीशन पे, अगर हम इसके दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे, अगर बेटा हम इसके दिक् अनुपात, क्या दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे, तो बेटा इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, तो बेटा देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो A1 A2 A3, A1 x अक्ष के सापेक्ष, A2 y अक्ष के सापेक्ष और A3 z अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, होते हैं दिक् अनुपात। तो अगर कभी भी जैसे ये देखा तो क्या हो जाएगी, इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, A1 A2 A3 को देखो एग्जांपल समझेंगे। अगर जैसे लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस माइनस 5j कैप प्लस 8k कैप, बेटा अगर तुमसे यहाँ पर पूछे दिक् अनुपात बताओ या क्या बताओ, दिक् अनुपात बताओ या डायरेक्शन रेशियो अगर पूछे तो बेटा बताओ कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा सर जी 4 माइनस 5 और 8, यही हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब भी कोई आपको एक क्या दे गया, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर दे गया है और अगर आपसे वहां पे दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियो पूछता है तो कुछ नहीं करना, सबके कोएफिशिएंट लिख देना है। यहाँ पे -5 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, और ऐसे ही लाइन से एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, समझ गए। अब अगर यही तुमसे पूछने लगे, क्या पूछने लगे, आगे देखो जल्दी से करो, दिक् अनुपात पता चल गया। अब देखो समझना, अब हम तुमको बताते हैं क्या कि अगर कभी आपसे पूछे, क्या पूछने लगेगा, आपसे पूछेगा कि अब बताओ दिक् कोसाइन बताओ, तो अभी हमने आपको दिक् कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको दिक् कोसाइन के लिए बताया था कि अगर कभी भी आपके पास कुछ रखा है, दिक् कोसाइन क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि एक होता है कॉस अल्फा, एक होता है कॉस बीटा और एक होता है कॉस गामा। अल्फा वाला क्या था, एक्स अक्ष में था और ये वाला वाई अक्ष में था और ये वाला जेड अक्ष में था, यही तो था। ये वाला एक्स अक्ष के सापेक्ष कोसाइन, वाई अक्ष के सापेक्ष कोसाइन और जेड अक्ष के सापेक्ष कोसाइन। अब बेटा देखो इसको अभी क्या बोलेंगे, अभी यहाँ पे आप बोलोगे एल एम और एन, क्या बोलोगे, एन बोलोगे। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, तो बनेगी आपको कभी आ जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। और अगर बेटा कभी आपसे यहां पे एल एम एन की वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे ये, आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, जैसे कोई भी आपको एक कोएफिशिएंट दिया गया है, ठीक है, एक आपको क्या स्थिति सदिश दिया गया है, ठीक है, और उससे अगर आपको पूछोगे तो एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो लिखोगे A1 अपॉन मॉड लिखोगे या मॉड आर, क्या मॉड आर वेक्टर, जैसे यहां पे दिया गया आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 8k कैप, ये देखिए आ गया आपको। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि हमें L निकालो, L का मतलब x अक्ष के सापेक्ष कोसाइन निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे, L इज इक्वल टू या इसी को लिख लो cos थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि cos अल्फा, क्योंकि अगर आपको एंगल में आएगा तब आपको ये लगाना है और अगर आपको ऐसे पूछा गया तब आपको L लगाना है, तो L क्या होगा, L इज इक्वल टू होगा A1 अपॉन R वेक्टर का मॉड। तो R वेक्टर का मॉड बेटा कितना आ जाएगा बताओ, तो आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 और प्लस 64 जो भी आएगा। और A1 क्या है, A1 ये है, तो A1 अपॉन, समझ गए। ऐसे ही अगर हम बात करें M की, तो M हो जाएगा A2 अपॉन मॉड आर वेक्टर। अगर हम बात करें n की तो n हो जाएगा A3 अपॉन आर वेक्टर का मॉड आर वेक्टर। और देखो A2 ये L क्या है, तो L है x अक्ष के सापेक्ष कोसाइन या cos अल्फा, y अक्ष के सापेक्ष कोसाइन m है, z अक्ष के सापेक्ष कोसाइन n है। समझ गए या नहीं समझ गए, समझ गए अब तक।
तो ये होता है कोसाइन निकालना। ऐसे आप कोसाइन निकालोगे, अभी आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आपका आ गया, एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसके बाद हम सीधे एक चीज और पढ़ाएंगे, उसके बाद हम सीधे कहाँ जाएंगे, तो दिक् अनुपात आपको पता चल गया, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो आपको पता चल गया, और आपको हमने कोसाइन भी बता दिया क्या होता है, कोसाइन कैसे होता है, ठीक है। प्लस क्वेश्चन कह रहा है अगर एक्स वाई जेड के मान यदि ज्ञात कीजिए, कह रहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश हो। बेटा दे रहा है कि ए वेक्टर, एग्जांपल नंबर 4 दे रहा है ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है, और प्लस प्लस जेड के कैप। और बेटा वाई बी वेक्टर दे रहा है, क्या दे रहा है, बी वेक्टर दे रहा है 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस के कैप, ऐसा दे रहा है। ये है बेटा जेड, क्या है जेड, और ये है 2, ये है एक्स। अच्छा बताओ, कह रहा है कि एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करके बताओ अगर ये दोनों समान सदिश है। मैंने कहा था अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर कब होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर तभी होगा जब a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 और a3 इज इक्वल टू b3 होगा। यही तो मैंने बोला था। तो ये दोनों अगर समान सदिश है, मतलब इसका कोएफिशिएंट इसके बराबर होगा, इसका कोएफिशिएंट इसके बराबर होगा, इसका कोएफिशिएंट इसके बराबर होगा। तो बेटा बता एक्स की वैल्यू कितनी है, बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू है 2। अगर वाई की वैल्यू की बात करें तो वाई की वैल्यू है 2, और अगर जेड की वैल्यू की बात करें तो जेड की वैल्यू है 1। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी दिक्कत? तो आप अगर डेफिनेशन याद रखोगे, कॉन्सेप्ट सही से याद रखोगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। भाई इसको और इसको कह रहा है ये कैसे हैं, तो ये है इक्वल वेक्टर, और इक्वल वेक्टर अगर कोई होता है तो उसकी प्रॉपर्टी, इक्वल वेक्टर कोई दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनके आई मतलब आई वेक्टर के आई कैप के कोएफिशिएंट एक जैसे होंगे, जे वेक्टर कोएफिशिएंट एक जैसे होंगे और के वेक्टर कोएफिशिएंट एक जैसे होंगे। तो ऑलरेडी बोला समान वेक्टर हैं, तो एक्स वाई जेड के मान बताओ। तो बस आप देख लो, यहाँ पे देखो एक्स है 2 हो जाएगा, भाई एक्स 2 ही होना चाहिए तभी समान है, ऐसे वाई, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं बेटा 5वें नंबर क्वेश्चन की, एग्जाम्पल नंबर 5 की। किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5, तो एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, कह रहा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप। बेटा बोल रहा है बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप और प्लस जे कैप, ठीक है। तो कह रहा है कि ठीक है, क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश हैं, कह रहा अगर इनके मॉड कैसे हों, बराबर हों, तो क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हैं कि नहीं है, बताओ। तो बेटा इनके मॉड बराबर है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है भाई। मॉड तो देखो, मॉड तो बराबर हो ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। अगर इसका मॉड निकालेंगे, ए वेक्टर का मॉड निकालो, कैसे निकलेगा, अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस जे के तो जे का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और के है ही नहीं है तो के का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर बात हम इसकी करें बी वेक्टर की, अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट 5 और ये आ जाएगा अंडर रूट 5। तो बिल्कुल सही है, इनके जो कोएफिशिएंट, इनके जो मॉड है, मॉड्यूलस है, वो तो आपस में बराबर हैं। लेकिन बेटा ये दोनों बराबर क्यों नहीं हो सकते, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों हो जाएंगे समान सदिश इक्वल वेक्टर। मैंने आपको बताया है कि कोई दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी हो सकते हैं जब उनका आई कैप का दोनों का कोएफिशिएंट एक जैसा हो, जे कैप का कोएफिशिएंट एक जैसा हो। बट यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 लेकिन यहाँ पे 1, तो क्या है दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तो जी नहीं, इनका मॉड तो बराबर हो सकता है लेकिन ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, समझ गए, क्योंकि इनके जो घटक हैं एक्स वाई जेड के वो अलग अलग है। चलो अब का बात करते, समझ गए कि नहीं समझ गए, घटक बराबर होंगे, इनका मॉड्यूलस बराबर हो सकता है, लेकिन कोई दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी कहलाएंगे जब क्या होगा, जब उनके आपस में कोएफिशिएंट बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आगे की बात करें, चलो ठीक है, देखो आगे की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक। देखो एग्जांपल 6 क्या है, एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप।
कह रहा है इसके सदिश, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, मतलब यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। मैंने जब यूनिट वेक्टर पढ़ाया था बेटा, आपको यूनिट वेक्टर निकालने के मैंने क्या बताया था, फार्मूला बताया था। मैंने कहा था यूनिट वेक्टर निकालने के बेटा फार्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू, कैप का मतलब होता है यूनिट, अगर कैप किसी के ऊपर भी लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिट वन। मैंने फार्मूला बताया था ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, समझ गए बेटा। ए वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। बेटा नीचे मॉड्यूलस कैसे निकालते हो, तो मॉड्यूलस के लिए करते हो होल स्क्वायर, मतलब रूट बनाते हो, और उसके बाद इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, मतलब कॉफिशिएंट केवल। इसका कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो बात अगर करें तो आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन, बताओ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 और 9 4 13 और 1 14, तो अंडर रूट 14 मतलब रूट 14 आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे करोगे, तो फाइनल कैसे लिखोगे, 2 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे कैप 1 अपॉन रूट 14 के कैप। यही क्या है आपका, यही है आपका आंसर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, बात समझ में आ गई क्या है। तो अगर कभी भी आपसे, अभी देखना जो अगला क्वेश्चन आएगा वो ये कहेगा कि बेटा मात्रक सदिश तो बताओ ही बताओ, लेकिन ऐसा बताओ जिसका परिमाण 7 हो। तो बेटा यूनिट वेक्टर का परिमाण हमेशा, जैसे ये देखो इतनी बड़ी है कि कैसा ना ही है, लेकिन ये है क्या, ये यूनिट का है, ये यूनिट वेक्टर है, समझ रहे हो, ये इसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर, जबकि ये यूनिट वेक्टर कहीं लग रहा है कहीं से, समझ रहे हो, लेकिन बोलेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमने आपको बता दिया, समझ गए। अब देखो आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल इसी पे है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। चलें आगे, चलो देखो आगे वाला देखना, गौर करना। आगे वाला एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि ए कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक, कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई हो। अच्छा बताओ, अगर मान लो बेटा अगर मैं ए कैप निकालूं तो सबसे पहले आप पहले इकाई वेक्टर निकालो, ठीक है। इकाई वेक्टर मतलब ए कैप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए कैप के लिए आपको क्या करना है, फार्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, यही तो होता है। ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है, आई कैप माइनस 2 जे कैप अपॉन, ऐसे लेके आओ, क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, आप ऐसा मॉड्यूलस निकालो, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा आई कैप माइनस आई कैप और हो जाएगा माइनस 2 जे कैप अपॉन 1 प्लस 4, तो हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप अपॉन, इतना हो गया। अब अगर बेटा हम इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसका अलग अलग, तो 1 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 2 अपॉन रूट 5 जे कैप। अब बेटा देखो, अब तो ये तो आ गया आपका ए कैप आ गया। तो अच्छा बताओ, जब ए कैप आया, ये यूनिट वेक्टर आया, तो इसका मतलब क्या है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू आई है ना, ये क्या है, ये यूनिट है। उसमें पूछ रहा था कि यूनिट वेक्टर निकालो जिसका परिमाण 7 हो, तो इसका मतलब अगर हम इसमें 7 का गुणा कर दें, भाई ये यूनिट वेक्टर है, 1 है, मतलब जो 1 में 7 का गुणा करेंगे तभी तो मेरा परिमाण 7 आएगा। जब इसमें 7 का गुणा करेंगे तो बेटा हमको इसमें भी 7 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझना, करना पड़ेगा जी सर जी, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। अगर कह रहा है कि ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जिसका परिमाण क्या हो, 7 हो, यूनिट वेक्टर का तो परिमाण 1 होता है, तो 7 करने के लिए 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो बेटा कितना आ जाएगा, बताओ 7 का गुणा करो, 7 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 14 अपॉन रूट 5 जे कैप। यही बेटा आपका आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो अगर कभी कहे कि यूनिट वेक्टर ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 हो, 14 हो, 15 हो, बेटा यूनिट वेक्टर निकालो, फिर उसमें उतने ही का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट करेंगे और आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन, देखो करें, चलिए आगे, चलो
कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आपके लिए पूरी सुविधा है, बाकी बहुत ही क्लियर है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? तो एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, कह रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है बेटा, बी वेक्टर कह रहा है 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। तो कह रहा है कि इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब पहले इनका योगफल फिर उसके अनुदिश। तो बेटा पहले क्या करो, योगफल। योगफल कैसे करोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने कहा था जब भी आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट जुड़ते हैं, ना कि आई कैप जुड़ता है। तो 2 4 तो 4i कैप प्लस 2 है, यहाँ प्लस का है, देखो दोनों में 2 और 1 3j कैप। और ये देखो माइनस का, ये प्लस का है, तो बताओ माइनस का 5 और प्लस का 3, तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2k कैप। अब ये आ गया a प्लस बी का एक संयुक्त वेक्टर आ गया। तो अब कह रहा है इसके योग के सापेक्ष, योग के अनुदिश क्या करो, यूनिट वेक्टर ज्ञात करो। तो बेटा क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के सापेक्ष हमको यूनिट वेक्टर कैप निकालना है। क्या करोगे? तो हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर और प्लस b वेक्टर। इसको अगर करना है तो इसको कोई मान लो c वेक्टर मान लो। क्या मान लो? एक c वेक्टर मान लो। तो यहाँ पे क्या लिख दो? यहाँ पे लिख दो c कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा c वेक्टर का मॉड हो जाएगा। समझ गए? इसको दोनों को c वेक्टर को ही मान लो। तो क्या हो जाएगा? तो अब देखो इसको लिखो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन, बेटा इसका कर दो मॉड कर दो। मॉड करने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट लोगे, इसका स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 9। और तो आप जानते हो कि अगर माइनस 2 को मैं होल स्क्वायर कर भी दूंगा तो दोनों भाई होल स्क्वायर करने में क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई होता है। और जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। तो बताओ कितना आ जाएगा? 4i कैप और प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप अपॉन कितना आ जाएगा बताओ? 16 9 25 4 29 29 रूट 29। बेटा अब आया। अब आप जानते हो कैसे लिखना, कैसे लिखना लिख के बताओ। क्या लिखोगे? 4 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन 29 रूट 29 जे कैप माइनस 2 अपॉन रूट 29 के कैप। हो जाएगा ये। यही है आपका योग के सापेक्ष यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर आप किसी के भी सापेक्ष बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। समझ गए या नहीं समझ गए? समझ गए? पक्का समझ गए? अच्छा अब देखो, अब लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन और छोटे से 2 कॉन्सेप्ट अगली क्लास में और होंगे, उसके बाद सीधे आप एक्सरसाइज में आ जाओगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर वेक्टर, एक मिनट ए वेक्टर क्या कह रहा है? तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के दिक अनुपात लिखिए। क्या कह रहा है? दिक अनुपात का मतलब बेटा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का मतलब दिक अनुपात। कैसे लिखोगे? अभी सिखाया कि दिक अनुपात क्या होता है। इनका सबका कोएफिशिएंट ही दिक अनुपात होता है। क्या हो जाएगा बताओ? इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट प्लस का 1 और इसका कोएफिशिएंट माइनस का 2। ये हो गया दिक अनुपात। क्या हो गया? दिक अनुपात। अब कह रहा है दिक कोज्या बताओ, दिक कोसाइन बताओ। मैंने कहा कि L इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे आपको कोई भी कोण नहीं मिलेगा, कोई भी एंगल मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। मैंने कहा था क्या करना है आपको? तो आपको करना है A1 अपॉन, ये जो है इसको ए वेक्टर चाहे लिख लो चाहे आर वेक्टर लिख लो। बेटा इसका निकाल दो मॉड फटाफट। मॉड क्या आ जाएगा इसका? 1 प्लस 1 और प्लस 4 तो आ जाएगा √6 आ जाएगा। यही आएगा पक्का? √6 आ जाएगा। तो ए कितना है? ए है 1, तो 1 अपॉन √6। और अगर बात करें m की तो m क्या आ जाएगा? 1 अपॉन √6। और अगर बात करें हम n की तो n भी आ जाएगा 1 अपॉन √6। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? ये होता है A2 अपॉन मॉड आर वेक्टर, ये होता है A3 अपॉन मॉड आर वेक्टर। समझ गए? अभी मैंने सिखाया था आपको कैसे आपको कोसाइन लेना है। तो फिलहाल अभी यहीं तक, ठीक है, अभी सिखाया था उसी फॉर्मूले का यूज किया है। अभी यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।